नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फंडामेंटल की नेक्स्ट क्लास है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। फर्स्ट क्लास हम सीपीआर पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक क्लास को सिस्टम वाइज देख सकते हैं। हमने ओबीजी, पीडिया, सीएचएन और फंडामेंटल सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहाँ जाके आप इजी नोट्स के साथ, इजी लैंग्वेज के साथ, गोल्डन की पॉइंट और एमसीक्यू के मेंशन के साथ सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। क्लियर है? इसमें देखिएगा नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रोसीजर क्या होता है। अगर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले तो इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, राइल्स ट्यूब। एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा है? राइल्स ट्यूब के नाम से। क्लियर है? अगर एनजी ट्यूब प्रोसीजर की बात करें तो यह एक प्रोसीजर है जिसमें ट्यूब को न्योज से इंसर्ट करके स्टोमक तक पहुंचाते हैं। यह एक प्रोसीजर है जिसमें ट्यूब को नाक से डालकर स्टोमक तक पहुंचाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एंजियो ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर बोलते हैं। देखते हैं कि हमें नाक से नली डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें नाक से नली डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पर्पस की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं। अगर उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले ट्यूब फीडिंग करवाने के लिए स्टोमक में कुछ चीज़ डालनी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक गवाज। अरे स्टोमक को कुछ चीज़ दे रहे हैं तो गवाज। और अगर सक्शनिंग और इरिगेशन बोले तो स्टोमक से कुछ निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक लवाज। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? गैस्ट्रिक लवाज बोलेंगे। क्लियर है? एक कंबाइन एम्स के अंदर एक एमसीक्यू पूछा गया था कि इन कंडीशन ऑफ पॉइजनिंग सक्शन डन विद इन 1 आवर ऑफ पॉइजनिंग टू अवॉइड पॉइजनिंग कॉम्प्लिकेशन। अरे किसी ने जहर खा लिया तो उस जहर को 1 घंटे के अंदर स्टोमक से सक्शन करके बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस जहर के कॉम्प्लिकेशन देखने को ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं प्रोसीजर। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया है। जो बड़े एग्जाम होते हैं एम्स, डीएसएसबी, इनमें तो एक न एक क्वेश्चन एनजी ट्यूब से बनता ही बनता है। यकीन मानिएगा दोस्तों, इस क्लास के बाद नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आपका ऐसा ना बचेगा यहाँ पे जो कि सोल्व ना हुआ हो। क्लियर है? तो मैं चाहता हूँ कि आप क्लास को पूरा देखें। एक नोटबुक एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी के नाम से आप नोटबुक बनाइए। हम सारी क्लासेस उस पर डाल रहे हैं, सिस्टम वाइज डाल रहे हैं। आप यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पे सारी क्लासेस देखिए, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमारा कोई ऐप नहीं है, कोई पर्सनल ऐप नहीं है, हमारा बस यही यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको प्लेलिस्ट के द्वारा सारी क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है। क्लियर है? प्रोसीजर की बात करें दोस्तों तो इसमें देखिएगा, पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे विद हेड फॉरवर्डेड। हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे विद हेड फॉरवर्डेड। क्यों हेड फॉरवर्ड क्यों कराया? हेड फॉरवर्ड हेल्प्स टू क्लोज द ट्रेकिया। फॉरवर्डेड हेड क्या करेगा? ट्रेकिया को क्लोज करेगा एंड रिड्यूस एस्पायरेशन रिस्क। एस्पायरेशन बोले तो निमोनिया होने के रिस्क, एस्पायरेशन हो गया अगर तो क्या होगा? निमोनिया हो जाएगा। और निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए हम हेड को फॉरवर्ड करते हैं। एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है ना। अगर ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीडिंग, हम एनजी ट्यूब नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा कुछ मरीज को खाना वाना दे रहे हैं, कुछ उसको फीडिंग करवा रहे हैं, तो उस दौरान सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे। दोनों में अंतर है, हाई फॉलोअर और सेमी फॉलोअर दोनों पोजीशन में अंतर है, याद रखिएगा और एग्जाम में राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, प्रोसीजर हम बात कर रहे हैं, हमने पहले हाई फॉलोअर पोजीशन दे दी है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि हम ट्यूब का मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ट्यूब का मेजरमेंट करेंगे। काफ़ी बार एमसीक्यू पूछा गया है कि मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो टिप ऑफ तो देखिएगा, नोज टू ईयर लोब टू ज़िगोइड प्रोसेस। कहाँ पे दोस्तों? नोज टू ईयर लोब टू ज़िगोइड प्रोसेस, इसका मेजरमेंट होगा। अगर आगे देखिएगा दोस्तों कि ल्यूब्रिकेट द ट्यूब 3 से 5
इंच। कितनी करेंगे? 3 से 5 इंच तक ट्यूब को लुब्रिकेट करेंगे। किससे करेंगे? वाटर सोल्यूबल जेली से करेंगे। वाटर सोल्यूबल जेली से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑयल सोल्यूबल जेली से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऑयल सोल्यूबल जेली से नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यह केमिकल निमोनिया कोज करता है। क्या कोज करता है? केमिकल निमोनिया कोज करता है। क्लियर है? इसमें देखिएगा, नेक्स्ट हमने ट्यूब को मेजर कर लिया, पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देगी। अब ट्यूब को अपन इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इंसर्ट द ट्यूब इन लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। ट्यूब को लेफ्ट नोस्ट्रिल में इंसर्ट करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल्स में ही क्यों इंसर्ट करेंगे, राइट में क्यों नहीं करेंगे? तो लेफ्ट नोस्ट्रिल का कारण होता है द लेफ्ट नेजल पाथवे टाइपिकली हैज़ मोर डायरेक्ट पाथवे टू इजोफेगस। यहाँ पे कोई अटकने वाली चीज़ नहीं आती है, ये एक सीधा पाथवे होता है राइट की अपेक्षा। क्लियर है? क्योंकि राइट में सेप्टम थोड़ा डेविएटेड, हल्का फुल्का डेविएटेड होता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। क्लियर है? अगर मरीज को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कफिंग, चोकिंग शो करता है तो देन पुल बैक द ट्यूब एंड वेट टिल सबसाइड द सिम्टम्स। आप पिछला DSSB का एक पेपर उठाना दोस्तों, और उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी जितना स्टार लगाना चाहो लगा लेना दोस्तों। क्लियर है? एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन यहाँ से बना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर NG ट्यूब। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, मैंने केवल यहाँ पे राइट आंसर को मेंशन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर NG ट्यूब। किस मरीज में हम NG ट्यूब को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानेंगे, अवॉइड करेंगे इंसर्ट करना? तो सीवियर फेशियल ट्रोमा। जिस पेशेंट के अंदर सीवियर फेशियल ट्रोमा हो रहा हो उस पेशेंट में हम NG ट्यूब कभी नहीं डालेंगे। क्लियर है? सीवियर फेशियल ट्रोमा में लीड टू मिसप्लेसमेंट ऑफ NG ट्यूब और फर्दर इंजरी। जिस पेशेंट के अंदर फेशियल ट्रोमा हो रहा हो उसमें क्या हो सकता है, जैसे अपन NG ट्यूब डालेंगे तो मिसप्लेसमेंट हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है दोस्तों? मिसप्लेसमेंट हो सकता है और इंजरी हो सकती है। क्लियर है? अपन बात करेंगे ट्यूब के प्लेसमेंट से रिलेटेड। किससे संबंधित बात करेंगे दोस्तों? ट्यूब के प्लेसमेंट से संबंधित बात करेंगे। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले जो अपन ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करेंगे वो एक्सरे के द्वारा चेक करेंगे। और ESIC का जो पिछला ये वाला नहीं, इससे पिछला जो पेपर हुआ था उसमें MCQ पूछा गया था कि कन्फर्मेटरी मेथड टू चेक ट्यूब प्लेसमेंट, तो उसमें राइट आंसर एक्सरे को माना था। किसको माना था? राइट आंसर एक्सरे को माना था। क्लियर है? सेकंड देखिएगा, एस्पायरेट गैस्ट्रिक कंटेंट। जो अपन ने NG ट्यूब डाली है उसमें NG ट्यूब से सिरिंज के द्वारा कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? pH लेवल चेक करेंगे। यदि pH लेवल बिलो 4 आया, यदि मोर बिलो 4 आया, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब एसिडिक है। क्या है इसका मतलब? क्या है? एसिडिक है। क्लियर है? ट्यूब की टिप को पानी की कटोरी में रखते हैं। ट्यूब की टिप को पानी की कटोरी में रखते हैं। अगर कटोरी में बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्लेसमेंट सही नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्लेसमेंट सही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिछला स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? एक वूस साउंड से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में MCQ आता है कि एक और हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रायोरिटी बेस है। इससे काफ़ी बार एग्जाम में MCQ बना है और काफ़ी एग्जाम में MCQ आगे बनेंगे। क्लियर है? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जो ट्यूब प्लेसमेंट है इससे कभी भी MCQ पूछा जा सकता है एक्सेप्ट करके, है ना। तो इन्फ्यूज 10 ml ऑफ एयर एंड एस्कल्ड साउंड। इन्फ्यूज 10 ml ऑफ एयर एंड एस्कल्ड साउंड। इसको अपन, जो साउंड सुनाई देगा उसको अपन वूस साउंड के नाम से जानते हैं। जो साउंड सुनाई देगा उसको अपन वूस साउंड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अपन ने ट्यूब डाल दी है, अपन ट्यूब को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? ट्यूब को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने से पहले पेशेंट को क्या सलाह देंगे? डीप ब्रीथ एंड होल्ड। लंबी सांस लेके उस सांस को रोकना है और रिमूव द ट्यूब। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? NG ट्यूब एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। NG ट्यूब एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। क्लियर है? अगर अपन साइज की बात करते हैं तो अलग अलग मेल, फीमेल और चाइल्ड के अंदर अलग अलग साइज होती है। मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बुक से डाटा लेकर सभी को मेंशन किया गया है।
अगर अपन एडल्ट की बात करें तो इसमें 16 से लेके 22 फ्रेंच तक ट्यूब होती है। कितनी होती है? 16 से लेके 22 फ्रेंच तक होती है। अगर अपन चाइल्ड की बात करें तो 10 से लेकर 14 फ्रेंच की होती है। कितनी होती है? चाइल्ड में 10 से लेकर 14 फ्रेंच की होती है। अगर इन्फेंट की बात करें तो 4 से लेकर 10 फ्रेंच की होती है। कितनी होती है इन्फेंट में? 4 से लेकर के 10 फ्रेंच की होती है। क्लियर है? अगर टाइप्स ऑफ ट्यूब की बात करें तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एनजी ट्यूब की। तो ये एनजी ट्यूब जो होती है 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली आती है लेविन्स ट्यूब। लेविन्स ट्यूब क्या होती है? सिंगल लेमन ट्यूब होती है। यहाँ पे मैंने इमेज में मेंशन किया है, ये सिंगल लेमन ट्यूब है। दूसरी होती है स्लेम ट्यूब। ये जो होती है डबल लेमन ट्यूब होती है। ये देखिएगा डबल लेमन ट्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटेस्टाइन ट्यूब के बारे में। इंटेस्टाइन ट्यूब जो होती है वो केंटर और हैरिस ट्यूब होती है। कौन सी होती है? केंटर और हैरिस ट्यूब होती है और यूज टू इंटेस्टाइनल डिस्कम्प्रेस। इंटेस्टाइन को डिस्कम्प्रेशन करने के लिए इस ट्यूब को इस्तेमाल में लिया जाता है ना। इंटेस्टाइनल ट्यूब में एक और होती है माइलर अबोट ट्यूब, यूज टू ड्रेन और इरिगेट द स्मॉल इंटेस्टाइन को इरिगेशन के लिए जो ट्यूब में इस्तेमाल में ली जाती है उसको बोलते हैं माइलर अबोट ट्यूब। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ईजोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब में देखिएगा, इसमें कौन सी होती है जो ट्यूब इस्तेमाल, उसका नाम है सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। जो ट्यूब इस्तेमाल में लेते हैं उसका नाम है सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। इसमें देखिएगा ये कौन सी होती है? ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। ये कौन सी ट्यूब होती है? ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। यूज्ड इन ईजोफेजियल वेरिसेस। ईजोफेजियल वेरिसेस क्या होता है? ईजोफेजियल से ब्लीडिंग होती है, उसको अपन बोलते हैं ईजोफेजियल वेरिसेस। और उस स्थिति में कौन सा ट्यूब लेते हैं दोस्तों? सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब लेते हैं। और इस ट्यूब को ईजोफेजियल ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब बात आती है नर्सिंग केयर ड्यूरिंग ट्यूब या इंसर्शन या ट्यूब फीडिंग के दौरान क्या नर्सिंग केयर देती है? क्या प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है? हमने सभी यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर है? अपन नर्सिंग केयर ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग है ना। इसमें देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा एंश्योर द पेशेंट काल्म एंड रिलैक्स्ड। कई पेशेंट हाथ पैर उछाल रहा है, टांगे फेंक रहा है, तो उस पेशेंट में एनजी ट्यूब नहीं डाल सकते। डिस्प्लेसमेंट होने की स्थिति काफ़ी बढ़ जाती है ना। तो पहले पेशेंट को शांत करें। एंश्योर द पेशेंट इज काल्म एंड रिलैक्स्ड। क्लियर है? इफ एनजी ट्यूब बिकम क्लोज्ड, यदि एनजी ट्यूब क्लोज्ड बोले तो ब्लॉकेज हो जाए, तो व्हाट इज बेस्ट इनिशियल एक्शन? यहाँ पे 4-5 ऑप्शन थे, मैंने केवल राइट ऑप्शन को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो यहाँ पे एमसीक्यू डाले हैं वो किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं, वही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाले हैं, बाकी तो सारे ये गोल्डन की पॉइंट है ना। तो राइट आंसर क्या आएगा? इरिगेट विद वाटर। अरे वाटर से ट्यूब को फ्लश कर देंगे, सिरिंज में वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर, उसको फ्लश कर देंगे तो ब्लॉकेज हट जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने काफ़ी एग्जाम में देखी होगी इसको, अगर आपने एग्जाम दिया है तो, कि एलवाइज मेजर द रेजिडुअल वॉल्यूम बिफोर फीडिंग इफ रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml। यदि रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 ml है तो होल्ड द फीडिंग। सबसे पहले तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? मान लीजिए आपने किसी मरीज में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली, आपने उसको फीडिंग करवाई है ना, आपने उसको दूध दही जो भी देना था, मेडिसिन जो भी देना था आपने उसको दिया। 1-2 घंटे बाद आप वापस पेशेंट के पास गए, आपने उसके नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से उसके स्टोमक के कंटेंट को बाहर निकाला और सिरिंज से बाहर निकाला 60 ml सिरिंज से। कितनी ml? 60 ml सिरिंज से बाहर निकाला और आपने देखा कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है कि 100 ml से ज़्यादा है। यानी कि पेट के अंदर जो भोजन, जो न्यूट्रिशनल, जो वाटर या जो भी आप कंटेंट बोलो, मैं उन सबका मिलावटी शब्द बोलता हूँ कंटेंट, अगर वो कंटेंट पड़ा है और उसका अमाउंट 100 ml से ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे? फीडिंग को होल्ड करेंगे। और अगर 100 ml से कम है तो हम फीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? रेजिडुअल वॉल्यूम को हमेशा 60 ml सिरिंज से मेज़र करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बना था, मैं मेंशन करना भूल गया उसको,
कि जो अपन चेक करने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हैं, लिख लीजिएगा इस चीज को कि जो चेक करने के लिए जो रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हैं उस रेजिडुअल वॉल्यूम को वापस से इंसर्ट करना है टू अवॉइड डिसमैनेजमेंट, है ना। अगर अपन ने उस रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाला, डिस्कार्ड कर दिया, तो वहां पे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होने के चांस रहते हैं। क्लियर है। आफ्टर मेडिकेशन देने के बाद फ्लश द ट्यूब विद वाटर टू अवॉइड ब्लॉकेज। क्लियर है। व्हाट शुड अ नर्स डू इफ पेशेंट एक्सपीरियंस नोजिया वोमिटिंग ड्यूरिंग एनजी ट्यूब फीडिंग। नोजिया वोमिटिंग ना लिख के अगर यहाँ पे मैं लिख देता कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो मरीज को, तो स्टॉप द फीडिंग एंड असेस। फीडिंग को स्टॉप करने के बाद असेस से रिलेटेड याद रखिएगा, अपन उसके वाइटल वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। क्लियर है। चलिए एक और एमसीक्यू यहाँ से बना था कि व्हाट इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनजी ट्यूब फीडिंग। एनजी ट्यूब फीडिंग का पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो निमोनिया। राइट आंसर क्या जाना चाहिए यहाँ पे, निमोनिया। क्लियर है। चलिए थैंक यू। फंडामेंटल की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, बहुत ही जल्द इस सीरीज को हम खत्म कर देंगे। फंडामेंटल का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक को सिस्टमेटिकली हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे इसी लैंग्वेज के साथ में। अगर आपको ये लैंग्वेज अच्छी लगती है, हमारे नोट्स की लैंग्वेज अच्छी लगती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं जो थंबनेल में मोबाइल नंबर दे रहा हूँ उस पर मैसेज करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।